गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे लास्ट के दो चैप्टर थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो वहाँ पर क्या था, जो चार्ज था हमारा रेस्ट पोजिशन में, तो उसमें हम प्रॉपर्टी देखते थे उसकी क्या क्या होती थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फ्लक्स निकालना और चीज़ें वगैरह, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जो चार्ज होगा वो रेस्ट पोजिशन में नहीं होगा, क्या उसमें होगा, मोशन में होगा। क्या होगा? मोशन में। तो आने वाले चैप्टर जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, चार्ज रेस्ट में ना होकर मोशन करेगा, और मोशन करने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, क्या क्या चीज़ होगी उसकी, नई नई चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। तो पहले क्या है यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो हम पहले यहाँ पर बैठते हैं, क्या फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section is called electric current. It is a scalar quantity and denoted by small I या फिर I, ठीक है ना। देखो इसमें मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कोई भी वायर मान लो या कोई भी चीज़ मान लो, है ना। उसमें अगर मेरे पास चार्ज फ्लो करेगा, क्या करेगा, चार्ज फ्लो, और यूनिट टाइम जितना लगा होगा, यानी कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता हो उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक दिखाया कि मेरे पास एक वायर है, ये है ना, ये मैंने एक वायर दिखा दिया, और इस वायर में मान लो 5 सेकंड के अंदर 10 गुलाम चार्ज पास हुआ। कितना गुलाम चार्ज हुआ? 10 गुलाम। हमें निकाला यूनिट टाइम में, तो यूनिट टाइम मतलब हम जानते हैं, अगर फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी क्यू कितना है यहाँ पर 10, और टाइम कितना 5, तो 5 टू जा 10, यानी कि इस वायर में जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी करेगी, 2 एम्पियर। बात सुना, यानी कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता हो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, किसी भी बॉडी के, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या यूनिट है इसकी? एम्पियर यूनिट होती है। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? एम्पियर। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? आई से, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। देखो डेल्टा मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैंने बोला कि यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है वो कितना है, 10 गुलाम चार्ज। कुछ टाइम बाद मान लो फ्लो होने लगा कितना, 5 गुलाम चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइम मान लो स्टार्टिंग मैंने ली 5 सेकेंड, और यहाँ पर टाइम मैंने चेक करा था 10 सेकेंड। तो यहाँ पर जब मेरे पास ये न्यूमेरिकल तब लगेगा जब यहाँ पर चार्ज की दो कंडीशन गिवन होगी। जैसे किसी वायर के अंदर मान लो एक स्टैंड पर गया 10 गुलाम चार्ज, एक स्टैंड पर गया मान लो 5 गुलाम चार्ज। तो यानी कि जब ये सिचुएशन चेंज हुई होगी तो जरूर टाइम चेंज हुआ होगा, यानी कि 10 से लाने में 5, यानी 10 से 5 तक आने में कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम हुआ होगा। तो वो टाइम हम लेंगे यहाँ पर डेल्टा टी वाला, ठीक। 4 लगाते हैं 4 इंस्टेंट के लिए, आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये कब लगाएंगे, ये वाला नेक्स्ट वाला, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि जब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, डी अपॉन डी टी, यानी डिफ्रेंसेशन। क्या हुआ? डिफ्रेंसेशन किसका? चार्ज का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। क्योंकि हम जानते हैं आई का फॉर्मूला कितना था, क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब चार्ज की एक सिचुएशन ऐसी हो जो टाइम की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? टाइम की फॉर्म में। जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर से एक क्यू की वैल्यू मैंने लिखी 5t² प्लस 6t प्लस 7, मैंने लिख दिया। और अब मैंने आपसे बोला कि भाई टाइम 2 सेकंड पर इसमें कितना करंट फ्लो हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व। देखो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, क्योंकि मैंने क्या बोलती 5t² प्लस 7t प्लस 6, और मुझे करंट निकालना कितने पर, 2 सेकंड पर, आई इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो पहले हम करेंगे डिफ्रेंसन। तो डिफ्रेंस कैसे करते हैं, जो पावर होगी पहले वो आएगी मल्टीप्लाई में। देखो याद रखना टी के बैक साइड को ना टी, तो यानी कि जहाँ जहाँ टी होगा उसका डिफ्रेंसन होगा, बाकी का हो जाएगा 0, ठीक है ना। जैसे यहाँ t² पावर कितनी है 2, तो 2 5 जा 10, 10t हो जाएगा, प्लस टी का डिफ्रेंसन 1 होगा तो 1 7 जा 7, और 6 के साथ यहाँ पर टी है ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट। क्या हो गया? कांस्टेंट, जिसका हो जाएगा 0। अब मुझे निकालना क्या, करंट। मुझे करंट निकालना था 2 सेकंड पर, यानी कि आई एट टी इक्वल टू 2 सेकंड।
तो 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू +7, तो 10 टू 20 और +7 27। तो यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट मेरे पास निकलेगी किसी भी सेक्शन से वो कितनी निकलेगी 27 एम्पियर। ओके, तो ऐसे हम करंट निकाला करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में। अब इस पर नोट में देखो, इफ़ द मूविंग चार्ज आर पॉजिटिव द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें क्या बात बोलेगी, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव करेंगे तो हम करंट की डायरेक्शन वही एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे दिखाता हूँ कि मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, और मान लो मेरे पास एक वायर है यहाँ पर ये, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास एक रेजिस्टेंस, यह बैटरी का होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, तो यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो हम मानते आई। तो यहाँ पर देखो दो टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ से क्या होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे। जब पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर की ओर फ्लो करेंगे तो हम बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन हम वो एज्यूम करेंगे जिधर की ओर प्लस चार्ज मूव करेंगे। और करंट की डायरेक्शन में ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज। देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रखा, इफ़ द मूविंग चार्ज आर नेगेटिव द करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हम वही एज्यूम करेंगे। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर है तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन जो भी होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है करंट कैरियर। करंट कैरियर का मीनिंग क्या होता है कि करंट जो कैरी करता है कोई भी कंडक्टर या कोई भी चीज़ें है ना, वो कैसे कैसे मूव करता है, ठीक है ना, यानी कैसे कैरी करता है और कैसे फ्लो होता है, ठीक है ना। तो करंट कैरियर क्या, इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स आर फॉलोइंग मैटर, यानी कि डिफरेंट मैटर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो कराने के लिए। तो पहला क्या होता है सॉलिड, क्या होता है सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है, इन द सॉलिड कंडक्टर लाइक मेटल करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेजोरिटी याद रखना, यहाँ पे क्या वर्ड बोल रखा मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब जो अधिकतर मोस्टली होता है। तो किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी मेटल जिसे हम बोलते हैं क्या कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स होंगे चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, है ना, जो भी कंडक्टर के जो मेटल के अंदर आएंगे उसमें उसे हम बोलते हैं क्या कंडक्टर, क्या बोलते हैं कंडक्टर। इसमें जो करंट फ्लो करेगा तो उसका मेन रीजन क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का होना, क्या होना फ्री इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक। अब बात करते हैं लिक्विड के अंदर। तो इन लिक्विड करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्या बोला पॉजिटिव नेगेटिव आयन। जैसे आप देख के होते होंगे बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है, ठीक है ना, जो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों होंगे तो क्या होगा करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड क्या है यहाँ पर गैस, क्या यहाँ पर गैस, गैस में क्या इन द गैस करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैस के अंदर करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात करते हैं किसकी सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं, देखो सेमी मीन्स होता है हाफ, है ना, और कंडक्टर मीन्स होता है आप जानते हैं जिसमें करंट फ्लो करता हो। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, ये अपने अंदर दो प्रॉपर्टी रखता है। कितनी प्रॉपर्टी, दो। कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मान लो अगर रूम टेम्परेचर मेरा है नॉर्मल, है ना, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो सेमी कंडक्टर बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, यानी इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। अगर रूम टेम्परेचर, जैसे अगर मैं टेम्परेचर डाउन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ टेम्परेचर डाउन, तो हमेशा ही बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर, यानी कि तब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि चार्ज फ्लो नहीं होंगे। और जो इसका चैप्टर नंबर 14 होगा वो इसी के ऊपर बेसिस है सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, तो जब पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो होता हो, क्या बोला मैंने, यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो होता हो उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसमें एक डायरेक्शन होती है। देखो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, यानी कि किसी भी इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली। क्या वर्ड बोला गया यहाँ पर, नॉर्मली देखना एरिया के नॉर्मली कितना जा रहा होगा करंट सराउंडिंग दैट पॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ जैसे मान लो पास कोई भी एक मटेरियल मान लो, है ना, उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो जितनी करंट फ्लो कर रही होगी पर यूनिट एरिया में, ठीक है ना, और वो एरिया कैसे लेना है आपको, सेक्शन नॉर्मल लेना है, ठीक है ना, तो उससे अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे।
तो इसमें क्या है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल जे। करंट डेंसिटी डायरेक्शन इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन वो ही मानेंगे या वो ही एज्यूम करेंगे जिधर की ओर करंट की डायरेक्शन होगी। जिधर होगी करंट की डायरेक्शन, उधर क्या होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानेंगे हम। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक सेक्शन मैंने बना दिया, इस सेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है, करंट, ठीक है ना। ये मेरे पास आई करंट फ्लो कर रही है। अगर जा रही होगी, देखो यहाँ पर अगर मैंने माना सेक्शन ये वाला, ये तो इसका नॉर्मल सेक्शन यही होगा, नॉर्मल ये। तो इसमें क्या होगा, ये सारे की सारी करंट जारी होगी। अगर मैं सेक्शन डिफरेंट कर दूँ, क्या कर दूँ, डिफरेंट। जैसे फिगर में बनाता हूँ यहाँ पर, जस्ट मिनट, देखो अगर मैंने यहाँ पर बना दिया फिगर, मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, ये मैंने वायर बना दिया और इसमें मैंने जो सेक्शन लिया वो मैंने सेक्शन ले लिया ये वाला। पहले मान लो सेक्शन ये था, तो करंट मेरे पास सारी की सारी आई फ्लो कर रही थी यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पास सारी करंट जा रही थी, कोई भी करंट यहाँ पर बच नहीं रहेगी। अगर मैं इसी सेक्शन को थोड़ा टिल्ड कर दूँ, क्या कर दूँ, टिल्ड कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, झुका दूँ इसको। तो यानी कि सेक्शन अगर मैं ये वाला एज्यूम करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पार्ट तो करंट इधर की हो जाएगा जो इससे पास नहीं हुआ, तो करंट डेंसिटी फिर इस सिचुएशन में कुछ अलग होगी, ठीक। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर सेक्शन बनाया इस टाइप से, ये वाला, ठीक, तो इसका मान लो करंट तो जा रही है हमेशा, देखो इस डायरेक्शन में आई, और जो इसका नॉर्मल होगा, इस एरिया का नॉर्मल जो होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसका ये इधर की ओर होगा। तो करंट और इस एरिया वेक्टर के बीच एक एंगल बना, थीटा एंगल। क्या बना है, थीटा एंगल। तो इस एरिया वेक्टर ने इस करंट से एक एंगल वो करा, प्रोड्यूस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एरिया वेक्टर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ए कोस थीटा, एक इसके नॉर्मल होगा यहाँ पर ए साइन थीटा। कितना होगा, ए साइन थीटा। तो हम कौन सा एरिया एज्यूम करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला। तो मैंने क्या बोला, करंट डेंसिटी डायरेक्शन हम वही एज्यूम करेंगे जो डायरेक्शन की करंट में, मतलब डायरेक्शन इन द करंट होगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट हम एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, ए कॉस थीटा इंटू आई, और मेरे पास एरिया यूज होगा ये वाला ए कॉस थीटा। ये वाला एज्यूम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट जा ही नहीं रही है इस डायरेक्शन के अंदर, डाउनवर्ड। कहाँ जा रही है, राइट साइड, ठीक। तो देखो यहाँ पर जे इक्वल टू, जे का फॉर्मूला कितना था, करंट पर यूनिट टाइम, यानी कि आई अपॉन ए। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म बनाएं तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए। यहाँ पर अगर एरिया नॉर्मल ना होगा तो हम यहाँ पर एंगल प्रोड्यूस करके उसका कंपोनेंट बना लेंगे। तो यहाँ पर एरिया कौन सा कंपोनेंट लिया गया, यहाँ पर इस वाले में लिया गया था कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा ए कॉस थीटा। जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आई इक्वल टू जे, तो यानी यहाँ पर पास क्या बनेगा, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। देखो कॉस क्या डिनोट करता, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर पास क्या होगा, अगर मैं थीटा को हटाता हूँ यहाँ पर तो कितना आएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, थर्मल वेलोसिटी। देखो जहाँ भी वर्ड आएगा थर्मल, तो थर्मल का मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू हीट एंड वेलोसिटी। तो हम बात कर रहे हैं क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे, देखो मैं इसकी कहानी पूरी बताता हूँ सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर से। जैसे हमारे पास कोई मेटल है, क्या है, एक मेटल या कोई भी एक कंडक्टर, ठीक है ना। तो मैंने बताया था करंट कैरियर के अंदर कि करंट फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी होती है, ठीक है ना। वैसे होते पॉजिटिव आयंस भी हैं लेकिन वे मूव नहीं करते, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और मेजोरिटी क्या होती है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिखा रखा, ए मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्स 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर मैं किसी भी सीट का, किसी भी मेटल का 1 मीटर क्यूब पार्ट लूँ तो उसके अंदर अप्रोक्स होते हैं वो 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बैटरी करंट नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, अब्सेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर
and convert this energy into kinetic energy. Due to this, electrons are in the state of continuous random motion and direction. Electrons move with velocity of order 10 की power 5 meter per second, but these velocities are distributed randomly in the all direction known as the thermal velocity. देखो इसका फिगर यहाँ पर दिखा भी रखा होगा, मैं आपको बता दूँ इस फिगर के अकॉर्डिंग। देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ये है मेटल की एक शीट मान लो, है ना। यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सारे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर। तो इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये, ठीक है ना। देखो जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं करता तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये क्या है रूम टेम्परेचर पर, तो हम जानते हैं क्या, जो भी हमारे पास एनर्जी हीट एनर्जी होती है वो इस क्या कर देगी, कुछ हीट से भी देगी, ये हीट जारी होगी इधर की ओर, तो हीट गेन करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन हीट गेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी, क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी मिलने से क्या होंगे, ये रैंडम मोशन करते रहेंगे, और ये रैंडम मोशन क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ये, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये गया नीचे की तरफ, तो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला जा रहा होगा ऊपर की तरफ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया राइट साइड, एक गया होगा लेफ्ट साइड। अगर ये इलेक्ट्रॉन गया होगा इन दिस डायरेक्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन गया होगा इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, देखो हम ये तो जानते हैं कि अगर मान लो करंट जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो करंट तो बनेगी यहाँ पर। तो यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तो करंट तो ये भी बनाएगा, करंट ये वाला ही बनाएगा। तो देखो एक करंट मान लो ये गई, देखो करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसमें मिलते हैं अलजेब्रिक सम। जैसे मैंने इसे बोला कि डाउनवर्ड में मान लो मैंने करंट बोली प्लस की 1 एम्पियर, जब अपवर्ड जा रही होगी उसे बोलूँगा माइनस 1 एम्पियर। तो यानी कि नेट रिजल्ट क्या होगा करंट का, 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला करंट इस वाले करंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे इस वाले पार्ट के साथ, जैसे मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने करंट बनाई 1 एम्पियर पॉजिटिव इन द राइट साइड, यानी कि इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये करंट बनाएगा इधर की ओर 1 एम्पियर, लेकिन नेगेटिव। तो यहाँ भी नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो टोटली अगर मैं यहाँ पर आई एवरेज देखूँ, यानी करंट का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या करे आएगा, 0। करंट तो सब बनाएंगे, लेकिन क्या होगी, उनकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई अप, कोई डाउन, ठीक है ना, कोई 45 डिग्री से अदर साइड एंड कोई 45 डिग्री से अदर साइड। तो हमें क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना थर्मल वेलोसिटी के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, और एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होती है, 0। याद रखना एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर डायरेक्शन मैटर करेगी, कोई जाएगा लेफ्ट साइड तो हम लेंगे नेगेटिव, कोई जाएगा राइट साइड तो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक। देखो लास्ट में बोल भी रखा है यहाँ पर, इन थर्मल वेलोसिटी नेट करंट इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब बात करते हैं किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक तो हमने पढ़ लिया थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद वे रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है ना। रैंडम मोशन करने के बाद जो उनकी यू एवरेज होगी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0। और उसके साथ साथ थर्मल वेलोसिटी अगर होगी किसी भी कंडक्टर के पास, तो नेट करंट क्या बनेगी, 0 बनेगी। तभी तक जैसे मान लो कोई फ्री मेटल है ना, हमने मेटल को अगर जैसे छुआ, ठीक है ना, टच करा, तो क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा, यानी करंट वहाँ पर नहीं बनेगी। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट होगा जिसका जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने यहाँ पर एक लगा दी बैटरी, क्या लगा दी, एक बैटरी। बैटरी का कौन सा साइन है, पॉजिटिव, या कैसा साइन है, नेगेटिव। तो इस कंडक्टर के इस एंड पे आएंगे पॉजिटिव, इस एंड पे आ जाएंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस था, क्योंकि वहाँ पर बैटरी नहीं थी। तो बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से जो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर की ओर बनाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर की ओर, ठीक है ना, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो उसमें जो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करता है, जो भी चार्ज इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, इस फील्ड के अंदर आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, एक फोर्स। अगर मान लो यार नेगेटिव चार्ज, तो ये फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी हमने चेक करा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे रैंडमली। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि ये मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर सेटअप हुआ, ठीक है ना, इधर की ओर होगा क्योंकि +2 माइनस की ओर चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास होंगे वो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोशन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि 1 एम्पीयर करंट इसने बनाया, 1 एम्पीयर करंट इसने बनाया, 1 एम्पीयर करंट इसने बनाया, तो इन तीनों में से कितना करंट बनेगा, 3 एम्पीयर। यहाँ पर आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं हो, जैसे पहला प्रीवियस केस में हो रहा था। तो देखो इसमें क्या बात बोली गई है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर के बोथ एंड पर अगर मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स मैंने बैटरी लगा दी क्या लगा दी मैंने, एक बैटरी, तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की सेटअप होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक, जैसे हम बोलते हैं क्या, जिस स्पीड से मूव करेंगे, जिस वेलोसिटी मूव करेंगे उसे हम बोल रहे हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिनोट करते हैं इसको BD से, इसे करते हैं BD से। एक डेफिनेशन देखो इसकी ये वाली है, इन इट इज़ द डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसे महसूस करके, इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करके किधर की हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। देखो यहाँ पर दिखा रखा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप। अब देखो इसका एक क्या होगा, एक रिलेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडक्टर की मैंने लेंथ मान ली L, क्या लेंथ है इसकी, L मैंने लेंथ मान ली। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, A, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर सेक्टर। तो हम जानते हैं यहाँ पर V मोशन ऑफ इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, जहाँ पर V क्या है फाइनल वेलोसिटी, U क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, A क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन, और T क्या है यहाँ पर टाइम। तो V देखो, जैसे मान लो अगर ये कंडक्टर था पहले, है ना, ये कंडक्टर था तो पहले बैटरी प्रेजेंट नहीं थी, तो इनिशियल स्टेज में कौन सी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तो उसमें बोलेंगे क्या, थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, थर्मल। तो ये, और जो बाद में बैटरी लगाने के बाद जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। तो यानी कि हमने V फाइनल को नाम दिया VD को, और यहाँ पर U क्या इनिशियल, तो इनिशियल में कौन सी वेलोसिटी लेंगे, थर्मल वेलोसिटी, यानी U एवरेज प्लस A फॉर एक्सेलरेशन, और T यहाँ पर क्या होता है टाइम। तो टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। क्या यूज़ करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। देखो आपको बता दो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर, अभी मुझे फिगर दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये वाला है ना, ये कंडक्टर है। इसे मान लो ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, कौन है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मान लो मेरे पास है पॉजिटिव आयंस। क्या यहाँ पर पॉजिटिव आयंस। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की ओर जा रहा है ना, इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रास्ते में ये पॉजिटिव आयंस आएगा। तो यानी कि ये पहले इसको स्ट्राइक करेगा, यानी कोलिजन पहले इन दोनों का होगा, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, टाइम स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, टाइम स्टार्ट कर देंगे। टाइम स्टार्ट करने के बाद जैसे द्वारा यहाँ पर टक्कर लगेगी दूसरे पॉजिटिव आयंस के साथ, तो वो हम टाइम जो करते हैं उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि इस और इस ड्यूरेशन के बीच जो टक्कर नहीं हुई, तो उस टाइम पर जो भी टाइम होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। दो कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव कोलिजन जो होता है उसके बीच जो टाइम गैप होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो यू एवरेज कितना होता है, 0। मैंने बताया था वहाँ पर करंट भी 0 होती है, और यू एवरेज यानी कि थर्मल वेलोसिटी भी क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या आएगा, पहले 0 हो जाएगी। A फॉर एक्सक्लेशन, और टाउ ऐसे रहेगा, इसे बोलते हैं टाउ, है ना। BD इक्वल टू, अब हम निकालना मेन टारगेट क्या है भाई, A निकालना। A क्या होता है, एक्सक्लेशन। तो हम जानते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होगा, ठीक है ना, और चार्ज भी है यहाँ पर। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू
एम में, एक होगा एफ का फॉर्मूला क्यू इंटू ई। तो यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, क्यू ई अपॉन एम। तो इस ए की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे, ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी मुझे प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कौन है वेक्टर क्वांटिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज ए स्केलर, मास स्केलर और टाइम भी क्या है स्केलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बी डी और ई के बीच ऊपर लगेगा वेक्टर साइन, मैंने लगा दिया वेक्टर साइन। अगर वेक्टर फॉर्म बोलेगा तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा आपका नेगेटिव साइन, क्या आएगा नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव क्यों दिखाया, बी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर की ओर है, और ए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, राइट साइड, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किधर की ओर है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर क्या है दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव साइन, ठीक। अब देखो यहाँ पर बात बोल रखी है रिलैक्सेशन टाइम होता क्या, द टाइम इंटरवल यानी कि टाइम गैप, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है ना, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि वो टाइम इंटरवल जब कोलिजन होता हो इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव पॉजिटिव आयन के साथ, तो वो टाइम गैप को हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। इसका फॉर्मूला था टाउ का, यानी रिलैक्सेशन टाइम का, टाउ इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस वैल्यू, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला कितना आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो क्या है हमारे पास डिस्टेंस, पाथ मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है हमारे पास वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वेलोसिटी, तो लिखते हैं वी आरएमएस। नोट में क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इतनी होती है इसकी स्पीड। अब बता दें भाई मोबिलिटी, देखो मोबिलिटी मीन्स होता है मोशन, किसका मोशन, इलेक्ट्रॉन का। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यानी किसी भी कंडक्टर पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया, तो कोई भी चार्ज जो मेरे पास होगा, ठीक है ना, वो उसके पास कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो अप्लाई करने के बाद, उसके रेशियो को हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। देखो यहाँ पर दिखा भी रखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब देखो इसका रिलेशन कैसे निकाल लेंगे, ये पढ़ लेना इसको, यहाँ पर बता दो इसको, द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स हाउ द क्विकली इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू एन मेटेलिक कंडक्टर। यानी कि कोई भी जो चार्ज मेरे पास होगा, कोई भी अगर मेरे पास चार्ज होगा वो कितना ईजिली से पास हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर। तो ईजिली पास कब होगा, जैसे मेरे पास कोई वेंटिलेटर में लगाऊंगा हाई उसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। तो यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज कितनी आसानी से, कितनी ईजिली तरीके से मूव कर रहा है, उसे उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मोबिलिटी। फॉर्मूला देखो, बी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, जो हमने पीछे भी देखा था। ए का फॉर्मूला ई अपॉन एम इंटू टाउ। अगर मैं यहाँ पर रखूँ ई टाउ अपॉन एम, ठीक है ना, मैंने ऐसे रखा, इंटू ई हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू फिक्स होती है, टाउ क्या होता है, अगर मान लो कोई भी एक कंडक्टर है फिक्स मटेरियल, तो उसमें टाउ क्या होगा, एक फिक्स ही होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो मैं क्या बताऊँ, इसे हम बोलते हैं एवरेज टाइम। क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस, मान इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आया, इसने यहाँ पर टाइम लिया 5 सेकेंड, तो यहाँ भी अप्रोक्स जब टक्कर होगी वो भी यहाँ पर अप्रोक्स 5 सेकेंड ही होगी। ये नहीं भाई चेंज हो जाएगी, हाँ थोड़ा बहुत माइनर चेंज आ सकता है, लेकिन क्या होगा, इनका जो एवरेज आएगा वो 5 सेकेंड ही आएगा, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। और M4 क्या था, मास, ये भी क्या आपके कॉन्स्टेंट। तो यानी कि जो ये वाला पार्ट है ई टाउ अपॉन एम, ये सारा का सारा पार्ट कैसे है, कांस्टेंट। तो इसको हम एक कांस्टेंट टर्म दिखाएंगे, ये वाला म्यू से, इसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो मुझे निकालना है मोबिलिटी, तो क्या आएगा, ई जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, वी डी अपॉन ई, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेशन इस टाइप से आ गया। अब निकालते हुए रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में फ्रिक्शन, क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का काम करता, फ्रिक्शन काम करता किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करने का काम करता है, मोशन को जो अपोज करेगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या सेम काम होता है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर कौन फ्लो होता है, चार्ज।
तो चार्ज के फ्लो को जो रोकने का काम करेगा उसको हम बोले रेजिस्टेंस, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट किससे बनेगी, चार्ज के फ्लो होने से, यानी मेनली बात यहाँ पर क्या, चार्ज का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इट इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे रखी हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से जब ये देखा गया रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जैसे यहाँ पर दिखा रखा ना कि ऊपर जो फिगर में दिखा रखी थी, तो ये कैलकुलेशन निकाला गया जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उससे क्रॉस सेक्शन एरिया के। यानी कि जैसे मैं आपसे बोला कि ये मेरे पास है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला ए क्रॉस सेक्शन मेरे पास है ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन को, या जैसे मान लो यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने में क्या होगी, परेशानी होगी, यहाँ पर वे ईजिली निकल जाएंगे इस एरिया से, ठीक है ना, क्योंकि इसका यहाँ पर एरिया बड़ा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि रोकने का काम ज़्यादा कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, लेंथ की। तो लेंथ कैसा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर आप लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो देखो ये भी रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। अगर मैं दोनों को करूँ कंबाइंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पास क्या होगा, आर इक्वल टू एल अपॉन ए, ये क्या हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं रो, और इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर यहाँ पर मैं रेजिस्टिविटी निकालने लगूँ तो आर रो इक्वल टू कितना आएगा, आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आएगा, एरिया की आपकी यूनिट आ जाएगी क्या, वो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कौन कौन सी बातें हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस मेनली 3-4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ, ठीक है ना, एंड इट्स एरिया, एंड इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, ये वाली बातें होती हैं। तो देखो, इट इज़ डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया, इट इज़ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल किस टाइप का है, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, किस टाइप का, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं, इससे 2 केस पढ़ेंगे। एक तो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर विद व्हेन इंक्रीज एल, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन एरिया इंक्रीज। तो यहाँ पर पास 2 कंडीशन होंगी, एक तो लेंथ के इंक्रीज की, एक पास एरिया इंक्रीज। तो पहला केस हम पढ़ते क्या, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन एल इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर देखो, पहले एक इस फिगर के अंदर क्या एक फिगर बना रखी मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसी फिगर का मैंने एरिया चेंज, वो लेंथ चेंज कर दी। तो जैसे मैं इसे स्ट्रेच करूँगा, लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, स्ट्रेच करने से। तो जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूँगा, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, इसका एरिया चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया चेंज। अब हमारा मेन काम क्या होगा, उस एरिया की वैल्यू निकालना, कितना चेंज हुआ होगा। तो देखो जो मटेरियल यहाँ पर होगा वही मटेरियल यहाँ पर है, और जितना इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर होगा, ये दोनों बातें चेंज नहीं होगी। एक तो इसका नेचर ऑफ मटेरियल, एक इसका वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है ना, भले से चेंज हो जाए लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वी नो दैट बोथ वायर्स आर वॉल्यूम सेम, मैंने फर्स्ट को बोला बी, उसको मैंने बोला वी डैश। तो हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना था, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना, जैसा आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली एच क्या है, हाइट क्या होती है, टाइप की लेंथ, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, और ये पाई स्क्वायर क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसे हम बोलेंगे ए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा वॉल्यूम का, एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया। और यहाँ पर बी डैश क्या है, इस फिगर का वॉल्यूम, तो यहाँ पर आएगा ए डैश इंटू एन इंटू एल। ये एन इंटू एल कैसा आया, देखो जो यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पर लेंथ मान लो एल है, यहाँ मान लो मैंने एन टाइम्स इसका लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, तो एन इंटू एल हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास पहले वायर की लेंथ 2 थी, फिर बाद में 4 हो गई,
तो कितने टाइम्स चेंज हुआ, 2 टाइम्स उस ओरिजिनल लेंथ के अंदर। तो यहाँ बोल रहे हैं मैंने n × l। ठीक, अगर यहाँ से मैं निकाल लूँ, देखो l से l कैंसिल होगा, ठीक है ना, l से l कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा a डैश इक्वल टू a/n। तो वी नो दैट मटेरियल्स आर सेम देन द रेजिस्टिविटी ऑल्सो सेम। तो मैंने क्या बोला, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम ही होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी पहले वाले वायर की, मैंने कि पहले कंडीशन की, यानी और दूसरे सिचुएशन की जो फिगर दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि इस फिगर के अंदर जो रेजिस्टिविटी यहाँ होगी वो रेजिस्टिविटी इसकी यहाँ होगी। दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम जानते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता है, RA/L। कितना होता है, RA/L, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, R डैश A डैश अपॉन L डैश, ये वैल्यू ऐसी रहेगी। R डैश की वैल्यू कितनी है हम निकालनी है, R डैश ऐसी रहेगा। A वैल्यू कितनी होगी, A/L, A/N और L डैश कितना था, n × l। ये देखो L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो R डैश कितना आ गया, n × n, n² × r। ठीक, जहाँ पर R डैश क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, और R क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और N क्या, हाउ मैनी टाइम्स द चेंज। ठीक है ना, जब यानी जब न्यूमेरिकल आएगा तो अगर किसी भी वायर का, जैसे मैंने आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर से, मान लो एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। कितनी है, 5 ओम। मैंने उसकी लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा दी, यानी कि मैंने 2 टाइम्स उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी पहले से, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज तो होगा ही होगा। कितने टाइम्स चेंज होगा, n² × r। n कितना यहाँ पर, 2 टाइम्स चेंज, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 5, तो 5 4 जा 20 ओम। तो यानी कि उस केस में मेरे पास रेजिस्टेंस होगा 20 ओम। ठीक, अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट यानी कि सेकंड केस। यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन एरिया इंक्रीज। देखो पहले वायर ये था, मैंने इसका किसी भी कोई टेक्निक लगाकर मैंने इसका एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया पहले से। तो देखो जब मैं एरिया इंक्रीज करूँगा तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा जरूर, है ना। लेकिन कौन कौन सी बातें चेंज नहीं होने की, यानी कि जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, और जो रेजिस्टिविटी इसकी होगी वही रेजिस्टिविटी इसकी होगी, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। तो वॉल्यूम जानते क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पास लगेगा एरिया इंटू लेंथ, ये कौन सी कंडीशन है, सेकेंड फिगर की सेकेंड कंडीशन। यहाँ क्या होगा, मैंने एरिया चेंज करा n टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह n × a, L डैश निकालना पड़ेगा, तो a से a कैंसिल, तो यहाँ L डैश कितना आएगा, L/n। बोथ मटेरियल आर द सेम, तो हम जानते हैं रेशियो दोनों की कैसी होगी, सेम ही होगी। क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ देखो RA/L इक्वल टू R डैश A डैश अपॉन L। R डैश ऐसा कैसी हो गया, L डैश की वैल्यू L/n, यहाँ जाएगा एरिया की वैल्यू n × a। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, ही n कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा n²। तो R इक्वल टू क्या आएगा, R डैश n², जहाँ पर R डैश क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पास R क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, ये n क्या है, हाउ मैनी चेंज इन एरिया। ठीक, अब देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, क्या है एक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू मान लो 20 ओम। कितनी है, 20 ओम। मैंने इसका एरिया जो हो वो इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स। क्या कर दिया, 2 टाइम्स। तो बताओ इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फाइनल मतलब R डैश, इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब R। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ पर R डैश, तो कितना आएगा, R/n²। R कितना है यहाँ पर 20, n कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 जा 20, तो यानी कि यहाँ पर पास आएगा 5 ओम। कितना आएगा, 5। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टिविटी। क्या होगा, रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर टू करंट फ्लो बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक टाइप का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। देखो स्पेसिफिक क्यों बोला गया, मान लो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, तो रेजिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, अगर उसकी रेजिस्टेंस की लेंथ हम ले यूनिट लेंथ, क्या लें, यूनिट लेंथ, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लें, वो यूनिट एरिया लें, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगी उसकी रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। देखो फॉर्मूले में हम जानते हैं रो इक्वल टू होता है RA/L, जहाँ पर R क्या रेजिस्टेंस, A क्या है एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर एरिया लो यूनिट एरिया और लेंथ भी लो यहाँ पर यूनिट लेंथ,
यूनिट लेंथ मतलब 1, यानी 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्या लूँगा 1 मीटर लेंथ। तो दोनों में क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो रो किसके इक्वल होगा, आर के बराबर। तो कीप ऑन माइंड दैट resistivity is a constant for any material if surrounding temperature and pressure same at that material। देखो इससे मीनिंग क्या हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है 4 बातों पर। किन पर, 4, कौन कौन से, एक तो लेंथ पर, एक एरिया पर, एक आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक होता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, इन बातों डिपेंड करता है। लेकिन बात करते हैं किसी रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कांस्टेंट। लेकिन कब, जब मेरे पास नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ये कैसा है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मेरे पास एक ये वायर है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है ना। ये मैंने बोल दिया कि इसकी रेजिस्टिविटी मैंने बोल दी 50 ओम मीटर। क्या बोल दी, 50 ओम मीटर। अगर मैं इसकी लेंथ डबल कर दूँ या इसके एरिया क्या कहते हैं कुछ डिक्रीज कर दूँ इसी वायर का, सेम मटेरियल का, तो यहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी इसकी 50 ओम मीटर ही होगी। ठीक है ना। तो यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। इसमें बात बोलेगी नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द करंट। यानी कि क्या होता है, रेजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, रेजिस्टेंस की, जो कि फ्लो कराती है किसको, करंट को। मेजर फैक्टर कौन कौन से है रेजिस्टिविटी के, तो पहला फैक्टर, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखना रेजिस्टिविटी कब इंक्रीज होगी, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा सराउंडिंग में, है ना। इट डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल। यानी कि रेजिस्टिविटी आपकी चेंज कब होगी, जब आपका मटेरियल चेंज होगा। जैसे मान लो एल्यूमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी होगी, गोल्ड की अलग रेजिस्टिविटी होगी, और जी कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी। यानी कि जैसे जैसे आप मटेरियल या इम्प्योरिटीज़ या फिर कोई भी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल चेंज होता जाएगा तो हमेशा क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती जाएगी। थर्ड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट में क्या बोला था, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मटेरियल ऑल्सो अफेक्ट इट्स रेजिस्टिविटी। यानी कि जो एटम मेरे पास है उसके अंदर उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं, वे भी ऑफर करती है क्या, रेजिस्टिविटी को। ऑफर मतलब यानी कि उसे रोकना काम करती है। फोर्थ, प्रेशर, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेजिस्टिविटी। कौन कौन सी, फोर्थ पॉइंट में प्रेशर हो गया, करंट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये बातें भी रेजिस्टिविटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ ने बताया था द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर आर सेम। दैट मीन्स अगर मान लो मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने इसके बोथ एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस कंडक्टर के ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास करंट फ्लो करेगी इसमें, तो वो क्या होगी, उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं आर। ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये आर कांस्टेंट तभी होगा जब उसकी फिजिकल कंडीशन सारे के सारे सेम हो, नहीं तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे लेंथ को मैं चेंज ना करूँ, एरिया को चेंज ना करूँ, इसके एरिया वो क्या कहते हैं, इसका मटेरियल और टेम्परेचर सराउंडिंग, अगर ये बातें आपकी सेम हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक। वेयर आर इज ए कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। क्या होती है, ओम। तो ओम का फॉर्म वी इक्वल टू आई आर, मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अगर यहाँ सर आर निकालना हो तो क्या होगा, बी अपॉन आई। ठीक है ना। तो वोल्टेज और करंट के बीच, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा उसके बीच में जो भी लाइन आएगी आपकी क्या शो करेगी, आपको रेजिस्टेंस शो करेगी। ठीक है ना। किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम होगा ये डिपेंड करता है स्लोप पर, कि स्लोप कैसा होगा करंट और वोल्टेज के बीच। तो देखो जैसे मान लो इस वाली फिगर के अंदर, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ये वोल्टेज ये करंट, इन दोनों के बीच मैंने एक ये वाली लाइन खींच दी है ना, ये वाली। तो इसमें क्या, इसका स्लोप अगर निकालना हो तो स्लोप हम जानते हैं क्या, tan थीटा। क्या जानते हैं, tan थीटा। अगर मैं यहाँ से देखो tan निकालने ट्राई करूँ तो देखो मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, तो ये क्या होगा, वोल्टेज V होगा।
वोल्टेज क्या होगा V, और ये लाइन क्या शो करेगी, बेस वाली ये शो करेगी यहाँ पे I। तो tan थीटा निकालता हूँ तो कितना होगा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है V और बेस कौन है I, तो B/I क्या होगा R। तो यानी कि tan थीटा जो होगा वो R होगा। अब बताओ अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि थीटा कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हम जानते हैं tan में क्या होता है, एंगल चेंज होने से यानी इंक्रीज होने से वैल्यू उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि tan 0 कितना होता है 0 और tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जैसे मान लो पास ये वायर नंबर 1 है, ये फर्स्ट वायर रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ होगा, मैंने इसे बोल दिया R1, क्या बोल दिया R1। मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी ये वाली, ठीक है ना, ये भी रेजिस्टेंस शो करेगी, और एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली, ये भी रेजिस्टेंस शो करेगी। मैंने इसे बोल दिया R2, मैंने इसे बोल दिया R3। तो यहाँ मेरे पास कितने रेजिस्टेंस आ गए, 3 रेजिस्टेंस आ गए, R1 R2 R3। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ स्लोप ज़्यादा किसका होगा, तो स्लोप दैट मीन्स एंगल ज़्यादा किसका होगा, इस R2 का। जो जितना एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यानी कि R2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, देखो यहाँ पर एंगल इस वाले एंगल से ज़्यादा होगा, तो यानी कि R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, और सबसे कम इन तीनों में होगी किसकी, R3 की। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन विच ग्राफ हुज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी R1 की। अब निकालते क्या ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसे बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस, या उसको कंडीशन को फुलफिल करेगा उसे बोलेंगे ओमिक। एक होता है आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक में क्या होगा, जो ऐसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम बोलेंगे क्या, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होगा वो हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये वाला। ठीक, अगर बात करते हैं क्या नॉन ओमिक के, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना होकर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया वाला, ठीक है ना। ये कैसा होगा, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है ना, यानी कहाँ कहाँ पर वैलिड नहीं होता। तो पहली लिमिटेशंस इसकी, वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, ये पहले ऐसे गया, ठीक है ना, जान चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब करंट फ्लो होती रहती है तो वो क्या होता है, अपने जो स्ट्रेट लाइन जाकर कुछ ग्राफ इस टाइप से जाता है, जैसे बोलते हैं सीजेस। क्या बोलते हैं, सीजेस और स्लैंट। जैसे मान लो हम जानते हैं ओम्स लॉ के लिए ओमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता आइडियल रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन हम बात करते हैं प्रैक्टिकल तौर से, तो क्या होगा, पहला करंट फ्लो करेगा स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जो होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर बाद में क्या होगा, यहाँ से वो कुछ डेविएट हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से, इसे बोलते हैं सीजेस होना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। इसमें ये बात देखी गई है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर या सेमी कंडक्टर होता है, उसमें अगर मान लो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल दूँ और नेगेटिव पोटेंशियल दूँ, तो दोनों में क्या होता है, ग्राफ कुछ अलग आएगा। देखो यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव, यहाँ वोल्टेज नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, करंट मेरे पास कुछ इस टाइप से जाएगी इधर की ओर। लेकिन बात करता हूँ यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज के लिए, वो ग्राफ चाहे कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट यहाँ बता भी दूँ, इन अदर वर्ड्स इफ आई इज द करंट ऑफ सर्टेन वोल्टेज देन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज कीपिंग ऑन इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स्ड डज नॉट प्रोड्यूस करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन आई। इसमें बात बोली गई है, अगर मान लो मैंने इस रेजिस्टेंस को, ठीक है ना, कि प्लस पोटेंशियल से मैंने पहला सप्लाई दी करंट की, तो मान लो करंट उसकी आई मान लो 5 एम्पियर, कितनी आई 5 एम्पियर। अब मैंने क्या क्या काम करा, इस बैटरी का पोलरिटी चेंज कर दी, यानी कि माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर, है ना, इस फिगर के अंदर। तो क्या होगा, इसमें जो पहले करंट जा रही थी 5 एम्पियर, तो वो 5 एम्पियर ना जाकर अब क्या जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी इसकी, या तो मान लो 4 एम्पियर आए या कुछ अलग आए, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज़ नॉट यूनिक, यानी कि जो वोल्टेज और करंट के बीच जो हमारे पास रिलेशन होता है वो यूनिक नहीं होता।
देर इज़ द मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर ए सेम वैल्यू ऑफ करंट आई एट ए मटेरियल एग्जिबिटिंग सब एज बिहेवियर एज द गैलियम और आर्सेनिक। ठीक है ना, ये वाले ये दो मटेरियल ऐसे हैं, जैसे मान लो मैंने इनको क्या कर दी, करंट दी, वो वोल्टेज अप्लाई करा, तो वोल्टेज करंट के बीच पहला ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, फिर करपात में जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर और यहाँ इस वाले पॉइंट पर मेरे पास जो करंट की वैल्यू है कैसी है, सेम, लेकिन देखो वोल्टेज क्या डिफरेंट डिफरेंट। तो ये क्या होगा, ये इसकी लिमिटेशन के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पर जुड़ रहा है एंस, एंस मतलब रेजिस्टेंस, और यहाँ जुड़ रहा है पास कंडक्टिविटी, विटी मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, तो यानी कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। कंडक्टेंस इज मेजर ऑफ द इज विद विच द चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। तो यानी कि जो कंडक्टेंस आपका होता है वो किसका होता है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का। और बात करते हैं कंडक्टिविटी, इसे हम दिखाते हैं किससे, सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। ये होता है रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम जाएगा ऊपर तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, ओम इन्वर्स को हम बोलते हैं साइमन। और ओम मीटर, देखो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ये ओम जाएगा तो ऊपर ओम इन्वर्स, मीटर जाएगा तो क्या जाएगा, मीटर इन्वर्स। इसे हम बोलते हैं मोहो मीटर इन्वर्स या साइमन मीटर इन्वर्स। एक यूनिट भी हो जाएगी इसकी। ठीक, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि हम रिलेशन अब निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो देखो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पास से निकालना रिलेशन निकालना करंट का। तो देखो करंट का जनरल फॉर्म होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमारा मेन जो स्टार्ट होगा डेरिवेशन वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जैसे मुझे करंट निकालनी होगी तो पहले मुझे चाहिए पे टोटल चार्ज, क्या चाहिए, टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर। एक चाहिए पास टाइम है, पर टाइम कितना लगेगा। तो देखो यहाँ पर वी नो दैट कैपिटल एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। लेकिन बात करते हैं स्मॉल एन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज स्टोर्ड होंगे उसे हम बोलेंगे क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्जेस। तो एन का फॉर्मूला कितना होता है, तो हम जानते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल एन, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कैपिटल एन, यानी कि टोटल चार्ज कैसे निकलेंगे, कैपिटल एन इक्वल टू एन इंटू ए एल। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर मैं निकाल लूँ क्यू टी मतलब टोटल चार्ज निकाल लूँ तो कितना होगा, एन इंटू ई, जहाँ पर एन क्या मेरे पास टोटल चार्ज, और कितने आए हुए एन ए एल। तो हम इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, ये आ गया एन ए एल यहाँ तक, इंटू ऐसे चलेगा यहाँ पर। अब निकालते हैं क्या, देखो मेरे पास चार्ज तो निकल गया, अब क्या निकालना, टाइम निकालना। तो हम जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कंडक्टर की, मैंने बोल दिया एल लेंथ, और उसमें क्या बैटरी मैंने सेटअप कर दी, तो वहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी डी, तो मैंने लिख दिया वी डी। ठीक, तो यहाँ पर देखो आई इक्वल टू देन दोनों वैल्यू, यानी कि टाइम की वैल्यू ये वाली और जी एन की वैल्यू ये वाली, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा, एन ई ए एल अपॉन एल अपॉन वी डी, ये वी डी का जाएगा ऊपर जाएगा। तो फॉर्मूला कितना आ गया, एन ई ए वी डी, जहाँ पर आई क्या है करंट, एन क्या है नंबर चार्ज डेंसिटी, ए क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड वी डी का यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद प्रूफ द या डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ। तो देखो मुझे ओम्स लॉ प्रूफ करना। देखो हम जानते हैं ओम्स लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर, क्या होता है वी इक्वल टू आई आर, तो वी इक्वल टू आई आर। तो हमें हमारा मेन फोकस होगा वी इक्वल टू आई आर प्रूफ करना। तो हम जानते हैं ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर हमारी फिजिकल कंडीशन सेम होती है तो ये रेजिस्टेंस होता है ना, क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। तो यानी कि जो हम फॉर्मूला जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर एक्सप्रेशन करेंगे उसका, तो जो कांस्टेंट सारी चीज़ें आएंगी तो हम उसको नाम दे देंगे कांस्टेंट का। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से।
वी नो दैट, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे पास जैसे जैसे क्वांटिटी आती जाएंगी तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास हम जानते हैं आई यहाँ पर पास मिल चुका हो तो इसे चेंज नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को चेंज करेंगे। तो आई मेरे पास ऐसे ही रहेगा एन ई ए, बी डी का फॉर्मूला कितना आएगा, बी डी का हम फॉर्मूला आते हैं ई टाउ अपॉन एम, जो हमने पीछे पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। तो ई टाउ अपॉन एम हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर आई मेरे पास मिल चुका, देखो एन ई टाउ और एम, ये क्या चीज़ होगी, कांस्टेंट। देखो ई इंटू ई क्या होगा, ई स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कितना था, वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, जहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूँ तो कितना आएगा, वी अपॉन एल। तो हमने इस ई की जगह क्या रख दिया, बी अपॉन एल। तो बी अपॉन एल यहाँ पर आ गया। तो मेरे पास देखो वोल्टेज भी मेरे पास आ गया, देखो ये रहा वोल्टेज, ये रहा करंट मेरे पास, ये रहा, ठीक है ना। बाकी चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट, चेक कर लेंगे हम बाद में उसको। तो हमें प्रूफ करना क्या, बी इक्वल टू आई आर। तो v एक तरफ होगा और बाकी चीज़ एक तरफ होगी। तो मैंने यहाँ से क्या काम करा, v मैंने एक साइड रखा। तो यहाँ देखो m इन 12 का आएगा, इधर डिवाइड में तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो i मल्टीप्लाई m इन 12, और यहाँ पास आएगा अब डिवाइड में n ई स्क्वायर a इंटू टाउ। तो देखो यहाँ पर किसी भी कंडक्टर का मास कांस्टेंट होता है, लेंथ भी सेम होती है, n नंबर 4 डेंसिटी सेम ही होगी, क्योंकि यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके अंदर ही होंगे। ए क्या था, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट, एरिया ये भी कांस्टेंट, रिलेशन टाइम मैंने बताया था, अगर मटेरियल सेम होगा और जी टेम्परेचर और जी सराउंडिंग कंडीशंस अगर सेम होगी तो टाउ भी क्या होगा, हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ से पास क्या आ गया, यानी कि ये जो मैंने बातें लिखी यहाँ पर ब्लैक पेन से वाली, ये जो सारी की सारी चीज़ें होगी कांस्टेंट होगी, तो हमने इसका नाम दे दिया आर। क्या नाम दे दिया, आर। तो वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर का फॉर्मूला आप याद रखना, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक। यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। देखो हमने एक टर्म पढ़ी थी रेजिस्टिविटी का और रिलेशन रेजिस्टेंस, है ना। देखो इस आर में जो रेजिस्टेंस पास होता है ये डिपेंड करता है किस पर, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ पर, और एक एरिया पर, ठीक है ना। तो यानी कि ये चीज़ जो होगी मेरे पास, ये अगेंस्ट कांस्टेंट हो जाएंगी। कैसे, मास सेम, एन सेम, ई स्क्वायर टाउ स्क्वायर सेम। अगर फिजिकल कंडीशन में सेम नहीं रखता, यानी कि मैंने उसकी लेंथ बढ़ा दी, एरिया बढ़ा दिया, तो यानी क्या हो, ये चेंज हो भी सकती है, लेकिन चीज़ें चेंज नहीं होने की। ये डिपेंड करेंगे किस पर, सराउंडिंग टेम्परेचर पर। किस पर, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो मेरे पास ऐसे क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू, मैंने इस कॉन्स्टेंट का एक नाम दिया रो, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन ए, ठीक। तो एक फॉर्मूला जो आपका आया था रेजिस्टिविटी का, जो हमने पीछे देखा था, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए अपॉन एल, वो यहाँ से आया था, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के द्वारा। अब निकालते हैं नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, यानी कि जे, ये निकालेंगे। तो इसे निकालने के दो मेथड, फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, वी नो दैट ओम्स लॉ, यानी पहले हम ओम्स लॉ देखेंगे। तो हम जानते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमें निकालना रिलेशन ई एंड जे के पास, है ना, ई और जे, बाकी चीज़ कुछ भी हो पहले ये चीज़ होनी चाहिए कंपलसरी। तो v इक्वल टू आई इंटू आर, तो हम जानते हैं v का फॉर्मूला e इंटू एल होता, जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। i का फॉर्मूला होता है j इंटू ए, और r क्या होता है रो एल अपॉन ए। तो l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, तो j कितना आ गया, e अपॉन रो। तो अगर मैं 1 अपॉन रो बोलता हूँ यहाँ पर, है ना, 1 अपॉन रो, तो ये क्या होती है आपकी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी हम दिखाते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा ई, ठीक है ना। अगर वेक्टर फॉर्म आता हूँ तो करंट डेंसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, इधर कौन है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, वेक्टर साइन आ जाएगा। ओके, ये वाला भी सेम मेथड है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, आई इक्वल टू एन ए बी डी हम जानते हैं, यहाँ से फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई ए, वी डी का फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम। अगर मैं यहाँ से ए इस वी एल ए आई के अपन में आ जाए तो क्या बन जाएगी क्वांटिटी, जे बन जाएगी आपकी। तो ये देखो यहाँ पर जे आ चुका। बाकी चीज़ ई एन ए स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये क्या होती है, ये होती है वैल्यू कंडक्टिविटी की। किसकी होती है, कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो को हम बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम, सिग्मा। यहाँ सिग्मा आ जाएगा, जहाँ पर ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या करंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर पर कैसे कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
तो हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट बी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ठीक, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन द रैंडम मोशन इंक्रीज बट टाउ इज डिक्रीज, सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। देखो कैसे, वी डी हमने बोला तो बी डी का फॉर्मूला कितना होता है, ई टाउ अपॉन एम। अब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया किसी भी कंडक्टर का, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो मोशन कर रहे थे, देखो जैसे मान लो मेरे पास मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन से टक्कर पहले कम मारा था, यानी कि टाइम ज़्यादा ले रहा था, टाइम क्या ले रहा था, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर लेगा, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव करेगा सराउंडिंग से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी होगा, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, यानी कि रिलेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जब मेरे पास टाउ डिक्रीज तो बी डी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अदर हैंड वी नो दैट रो इक्वल टू एम एन ए स्क्वायर इंटू टाउ। सेम बात यहाँ पर होगी, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या होगा, कम होगा, जब टाउ कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन टाउ डिक्रीज देन फाइनली रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। इसके बाद ये फॉर्मूला देखना, इस फॉर्मूला कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है ना। तो आर टी आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर आर टी क्या होता है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द मटेरियल। तो जो फॉर्मूला आर टी का होगा वही फॉर्मूला किसका होगा, रेजिस्टिविटी का होगा। अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालना चाहूँ, देखो यहाँ पर देखो कैसे वैल्यू है ये वाला फॉर्मूला, देखो आर टी ऐसे रहेगा इस वाले इक्वेशन से, आर नोट की वन से आर नोट प्लस के आर नोट एल्फा डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा इधर, आर टी माइनस आर नोट इक्वल टू यहाँ हमारे पास होगा आर नोट एल्फा डेल्टा टी। आर नोट कहाँ जाएगा, मुझे निकालना है एल्फा, ठीक है ना, तो कितना आएगा, आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला ऐसा है। ठीक, ये कुछ ग्राफ है, याद रखना, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर ग्राफ हमेशा जाएगा मेटल के लिए इस टाइप से, ठीक है ना, और इस पे जाएगा इस टाइप से अलॉय के अंदर, और ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर के अंदर, ये वाला। बात करते हैं अब सेल की, तो सेल जो भी टॉपिक होगा इससे नेक्स्ट वाला वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।